आज भी इतिहास की पुस्तक जिनने पढ़ी हो वो जाके देख लें कि पहरेदार कौन थे, पटेल कौन थे, किसने पटेल बनकर के क्या काम किया और पहरेदार बन के क्या काम किया। मैं ज्यादा बोलूंगा तो बहुत लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा। अगर आप 15% हो तो 5% वालों से भयभीत होने की कहां जरूरत है। और इतना डर लग रहा है तो अपनी यूनिवर्सिटी, अपना कॉलेज अलग बनवा लें। क्यों गुरुजनों के ऊपर किसी दूसरी जाति का होने के कारण नंबर कम देने का आरोप लगाते हो आप? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, इन दिनों एक कंट्रोवर्सी ना सोशल मीडिया पे चल रही है। वैसे तो मैंने किसी की जुबान से तो सुनी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही कंट्रोवर्सी। और कहते हैं ना कि सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर कोई यहाँ पर रीलबाज बन चुका है। हर कोई अपने आप को हीरो घोषित कर चुका है। और हर किसी को लगता है कि अगर छोटी सी भी रील वायरल होगी ना, तो हम नेता बन जाएंगे। खैर, ये तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन चीजें वायरल हो रही है कुछ बूंदी को लेकर, कि बूंदी का नाम जो है बूंदा मीणा पर पड़ा है। तो क्यों ना इसी बात को आज जान लेते हैं कि क्या वाकई में बूंदी का नाम बूंदा मीणा पे पड़ा है। इस कंट्रोवर्सी को जो है क्लियर करेंगे। लोगों के दिमाग में जो चीजें बनी हुई हैं कि बूंदी का नाम बूंदा मीणा पे पड़ा है, वो सारी चीजें आज क्लियर करते हैं। बूंदी के ही है मेरे साथ प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं अक्षय हाड़ा जी। बहुत स्वागत करूंगी इनका। और देखिए, बूंदी से हैं तो यही बता सकते हैं कि क्या जो मैं सवाल कर रही हूँ, जो मैं पूछना चाह रही हूँ, वो कितना सही है। अक्षय जी, बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। और बधाई आपके चैनल को कि आपने ये कंट्रोवर्सी शब्द भी यूज़ किया और साथ में आपने लोगों की भावनाओं को सोशल मीडिया पे पकड़ा कि लोग किस तरह से हतोहात हैं इस बात को लेकर के कि मनोज मीणा जो बोल रहा है, जो झूठ की उसने एक तरह से रेलगाड़ी चला रखी है, एक डिब्बे के बाद दूसरा डिब्बा झूठ का है, फिर उसके बाद दूसरा डिब्बा झूठ का। बूंदा मीणा का कोई अस्तित्व किसी भी ऐतिहासिक पुस्तक में, कोई भी जो भाटों की पोथियां होती थी, जो भाट समुदाय होते थे उनकी जो पोथियां होती थी, या किसी भी वंश की पोथियों में नाम दर्ज नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि बूंदी के अंदर मीणा समाज के भी भाट रहे हैं और उन भाटों की पोथियां बहुत बार पहले खुल चुकी हैं। आज से करीब 150 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया गया था। उस यज्ञ में सबसे पुरानी पोथियां भी मंगाई गई थी। अच्छा, उसके अलावा बूंदा शब्द कहाँ पे है मीणा के साथ, ये आप मुझे बताइए। तीसरी बात कि बूंदी का नाम कहाँ से आया। तो बूंदी का नाम जो आ रहा है वो बंधु घाटी, बंधु नाल, ये शब्दों के जो भी विकृत या अकृत परिभाषा हुई, उससे बूंदी शब्द निकल करके आया है। बंधु घाटी क्या है? जैसे आपने सुना होगा देसुरी की नाल, जैसे पुष्कर की नाल। तो एक तरह से पानी का रास्ता, उसको नाल कहा जाता था। बूंदी विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। और अरावली, जिसे पहले अड़ावली कहा जाता था, जो राजस्थान को आड़ी होकर के काटती थी इसलिए उसका नाम अड़ावली था, उनका एक संगम पॉइंट बनता है बूंदी के बाहर के क्षेत्र में। वो जगह, वो स्थान ऐसा स्थान है जिसके दूसरी तरफ ये माना जाता था कि इस तरफ बूंदे वर्षा अत्यधिक है और इससे पहले टुवर्ड्स जयपुर की तरफ वर्षा या पानी नहीं है या बहुत कम है। जैसे ही आप वो विंध्याचल और अरावली का संगम वाली जो पर्वत श्रृंखला है उसको आप पार करेंगे तो आपको अचानक से हरियाली दिखाई देती है। वो हरियाली वो है जो आगे हाड़ौती को राजस्थान से भौगोलिक तरीके से भिन्न बना देती है। जो बूंदी के सबसे पुराने दर्ज नाम हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। एक है परी यात्रा, दूसरा है वृंदावती। जिस काल में मीणा कबीले का नाल के ऊपर आधिपत्य हुआ करता था, बंधु नाल के ऊपर, जो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है जिसके जिसके
ऊपर धारावाहिक बना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप उसमें भी उल्लेख सुनेंगे जिसके अंदर दो राजा बात कर रहे हैं राजपूत वंश के, और वो कह रहे हैं कि आज की तारीख में जैता सरदार मीणा का आतंक ज्यादा हो गया है और सब उससे परेशान हैं, और वो बंधु जो घाटी है वहां पे उसने अपना आधिपत्य जमा रखा है। तो बूंदा नाल डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी नहीं है, बूंदा मीणा वहां पे भी नहीं है। जो मैंने आपको इनसे पहले के नाम बताए वो नाम फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर जिन्होंने हाड़ौती के ऊपर, हाड़ा राजवंश के ऊपर शोध किया है, वहां दर्ज है। जो मैंने दूसरे नाम बताए वो नाम बंगाल यूनिवर्सिटी में भी दर्ज है। तो कोई ये तो बताए कि भाई स्थापना की थी तो कब की थी, कौन से वर्ष में की थी, क्या उस वर्ष में बूंदी एग्जिस्ट भी करता था क्या? अगर बंधु घाटी एग्जिस्ट करती थी, वृंदावती एग्जिस्ट करती थी, या परियात्रा एग्जिस्ट करती थी, तो भाई बूंदा मीणा कब स्थापना कर रहे थे बूंदी की, कौन से काल में कर रहे थे, कौन से वर्ष में कर रहे थे? जो वंश भास्कर है उसके अंदर 300 कच्चे घरों की संरचनाओं के सरदार के रूप में जैता मीणा को जाना गया। उनके पिताजी का नाम दर्ज है उसमें, उनके दादाजी का नाम दर्ज है उसमें। उसमें साफ लिखा है कि राव देवाहड़ा ने जैता मीणा के को हरा करके और बूंदी की स्थापना करवाई। जब वो जैता मीणा को हरा रहे थे उस समय उनका आधिपत्य बिजोलिया क्षेत्र में हुआ करता था। बूंदी की स्थापना कैसे हुई? बूंदी की स्थापना एक बहुत छोटे गढ़ के परकोटे के निर्माण से हुई। जीतने के 2 से ढाई वर्ष पश्चात वो परकोटा बनकर के तैयार हुआ, वो क्षेत्र बनकर तैयार हुआ, और वहां पे जैन समाज और ब्राह्मण समाज के लोगों को मंदिर और व्यवसाय स्थापित करने के लिए लाया गया। उनकी वंशावली आज भी बूंदी में चली। कबीलियाई पद्धति से राज जो किया जाता था, उस राज में एक जाति के लोग ही एक कबीले में रहते थे। किसी शहर का गठन करने के लिए, किसी राज को गठन करने के लिए आपका सभी जातियों का संगम करके उनकी जाति उनके कार्य के हिसाब से, जैसे कुम्हार हैं तो वो घड़ा बनाते थे, जैसे ब्राह्मण हैं तो वो गुरुकुल पद्धति से विद्या का दान करते थे मंदिरों के प्रेमाइसेस में। जो वाणिज्य संभालते थे वो जैन समुदाय के लोग थे, बनिए समुदाय के लोग थे, जिन्होंने शहरों में ये दायित्व निभाया, और ऐसे करके शहर का गठन हुआ। कबीले में, कबीले के तंत्र में सिर्फ एक ही जाति के लोग एक कबीले की स्थापना करते थे, और जो वहां पे आने जाने वाले राजमार्ग होते थे या नाले होती थी उनको बाधित करते। वहां पे जो भी व्यवसाय करने के लिए जा रहे हैं या किसी पद यात्रा पे जा रहे हैं या किसी तीर्थ पे जा रहे हैं तो उनसे चौथ वसूली करते थे उस जगह से गुजरने के लिए। उसको शहर स्थापित करना नहीं कहते, उसको शहर बसाना नहीं कहते। यहाँ पे एक शहर के स्थापना की बात हो रही है जी। अच्छा, एक बात और उनके मुंह से सुन रही थी मैं, उनका एक वीडियो देख रही थी मनोज मीणा की ही, कि राजपूत समाज जो है बूंदा मीणा को बाप कहना बंद कर दे। क्या राजपूत समाज के पास अपने बाप नहीं है? हाड़ा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कितना कंट्रोवर्शियल है कि राजपूतों के पास अपने बाप नहीं है। मतलब क्या बिना बाप के ही हम लोग पैदा हो गए हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं मनोज जी? हाँ? देखिए, मैं उतना ओछा नहीं बोल सकता जितना वो बोल सकते हैं, पर मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वो ये बाप और दादाओं की बात करते हुए ये कह रहे हैं कि आमेर जो है वो मीणाओं का बसाया हुआ है, और क्योंकि वो मीणाओं का बसाया हुआ है तो वहां के राजपूत मीणा है। वो कहते हैं कि भील उनसे लड़े आक्रांताओं से, और महाराणा प्रताप का साथ दिया, इसलिए महाराणा प्रताप जो है वो मीणा हो गए, उनको भी आदिवासी उनको घोषित भी कर दिया। आदिवासी घोषित कर दिया।
उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को आदिवासी घोषित कर दिया और ये कह दिया कि बूंदा मीणा कोई है जिन्होंने बूंदी बसाया था। तो मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताऊं कि जो आमेर है वो कछाओं के वंश में रहा है, जो मेवाड़ है वो सिसोदियाओं के वंश में रहा है, जो पृथ्वीराज चौहान की वो बात कर रहे हैं वो चौहानों के वंश में रहा है। और चौहानों की शाखाएं सिरोही में देवड़ाओं के रूप में जानी गई और हड़ौती में हाड़ा राजवंश के नाम से जानी गई। इनका अपने आप में इतिहास कम से कम नहीं तो 500 600 साल पुराना है। इनकी पोथियां आज भी उपलब्ध हैं। कौन किस काल के अंदर कब पैदा हुआ, किसका किससे ब्याह हुआ, कौन किसके मामूसा रहे, कौन किसके काकूसा रहे, उन तक की विस्तृत जानकारी आज भी पोथियों के रूप में, शिलालेखों के रूप में उपलब्ध है। ऐसे में कौन किसको बाप बनाना चाह रहा है, कौन किसका बाप बनना चाह रहा है, ये प्रश्न ही नहीं उठता। इन महानुभवों से हमको सीख लेनी चाहिए कि इन्होंने भारतवर्ष की रक्षा के लिए, सभी जातियों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। राजपूत का काम लड़ाई लड़ना था, वो लड़ता था। जिनका काम व्यापार करना था वो व्यापार करते थे। और जिन लोगों ने जमींदारी, पटेलाई, पटेल बनना स्वीकार किया, उन लोगों ने जमींदारी का काम किया। आज भी इतिहास की पुस्तक जिनने पढ़ी हो वो जाके देख लें कि पहरेदार कौन थे, पटेल कौन थे, किसने पटेल बनकर के क्या काम किया और पहरेदार बन के क्या काम किया। मैं ज्यादा बोलूंगा तो बहुत लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा। अच्छा, ये एक सवाल और कि 5% राजपूत है, 5% की जो है उसमें डाल दिया कैटेगरी में। चलिए वो भी कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि 5% वालों को हमसे ना ज्यादा डरने की जरूरत है। कैसे डरे, मतलब किस किस वे में डरना चाहिए और डर के कहाँ दुबक जाना चाहिए, मैं ये भी जानना चाहूंगी। 5% है कि 15% है, ये तो उन्होंने कहाँ से आंकड़ा पकड़ा वो तो वो जाने। आंकड़े का कहाँ से उनका स्रोत होता है, क्योंकि उनके बहुत सारे आंकड़े मैं देख चुका हूं। लेकिन मैं आपको स्पष्टता से बता दूं ये बात कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि यूजीसी को समर्थन अगर राजपूत करेंगे तो हम मानेंगे कि भाईचारा है। यूजीसी क्या है? यूजीसी कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में इनका शोषण हो सकता है और इसलिए इनको किसी तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है जो कानून और सरकार इनको प्रदान करे। अगर आप 15% हो तो 5% वालों से भयभीत होने की कहां जरूरत है? और इतना डर लग रहा है तो अपनी यूनिवर्सिटी, अपना कॉलेज अलग बनवा लें। क्यों गुरुजनों के ऊपर किसी दूसरी जाति का होने के कारण नंबर कम देने का आरोप लगाते हो? आप अपने जाति के गुरुजन रखो अपने कॉलेज में, आप अपने जाति के बच्चों को उस कॉलेज में पढ़ाओ। नंबर भी कम नहीं आएंगे, नंबर भी ज्यादा आएंगे, शोषण भी नहीं होगा, जातियों में समन्वय बना रहेगा। क्योंकि डिग्री लेने के बाद तो कम से कम जाति के विभाजन की बात नहीं करेंगे। उनका मानना है कि कॉलेज में बच्चे जाते हैं और जातियों में विभाजित होकर के पढ़ाई उनकी खराब हो जाती है। इसलिए यूजीसी आवश्यक है और इसलिए राजपूतों को समर्थन करना चाहिए यूजीसी का। तो ये स्थिति पैदा ही क्यों होने दें? डिग्री लेने के बाद तो वो समझ जाएंगे कि हमको शोषण नहीं करना चाहिए। तो डिग्री होने तक आप अपने शिक्षण संस्थाएं अलग कर लें। आपको डर लग रहा है उनके साथ पढ़ने में तो उनके साथ ना पढ़े। आपको जहां सुरक्षा महसूस हो रही है वहां अपने कॉलेज बना लें। 5% से कौन भयभीत हो सकता है? फिर वो कह रहे हैं कि मैंने कोई राजपूतों के खिलाफ नहीं बोला है। और क्या बच गया बोलने के लिए? मैं ज्यादा बोलूंगा तो इनको मिर्चें लग जाएगी, ये तक कहा है उन्होंने। उनके ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू जो अभी आपने मुझे दिखाया उसमें वो कह रहे हैं कि हसन खां मेवाती हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का साथ दे रहे थे और उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी और हसन खां मेवाती मीणा थे। बिल्कुल।
अगर हसन खां मेवाती मीणा थे तो उनसे पूछिए खानजादा राजपूत वंश किसका है। फिर उनसे पूछिए कि हसन खां मेवाती हल्दी घाटी युद्ध के काल में जीवित भी थे क्या। हसन खां मेवाती जी का पहला बड़ा युद्ध पानीपत का पहला युद्ध है, जो उन्होंने इब्राहिम लोदी का साथ देते हुए बाबर के खिलाफ लड़ा 1526 में। उस युद्ध में हसन खां मेवाती का जो बेटा था वो कैप्चर कर लिया बाबर ने। फिर 1527 का युद्ध राणा सांगा ने खानवा में जाके बाबर को हराने के लिए लड़ा। उस युद्ध में हसन खां मेवाती जी राणा सांगा के साथ हुए, क्योंकि बाबर ने उनके बेटे को कैप्चर कर लिया था, और उस युद्ध में वो काम आ गए। वो पहला युद्ध था जब भारत वंश ने तोपों का सामना किया। भारत वंश के जो राजा थे, जो सनातन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे सनातन की, उन्होंने पहली बार तोपों का सामना किया, और वही राजपूत सैनिक, उन्होंने अपना बलिदान तोपों के अंदर अपने सर दे करके कर दिया, अपने शरीरों को तोपों के अंदर डाल दिया, खून और मांस से उनकी तोपों के मुंह बंद किए। आज भी खानवा की वो स्थान जहां पे वो युद्ध हुआ था, उनकी चट्टानों के ऊपर तोपों के छर्रों के निशान है। उनको चाहिए वो जाकर के देख करके आए। और हसन खां मेवाती साहब का इंतकाल 1527 में हो चुका था। उनका कहना है कि राजपूतों को इतिहास पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या कहेंगे? इतिहास सिर्फ राजपूतों का ही नहीं है, इतिहास सभी जातियों का है। ऐसे में इतिहास सबको पढ़ना चाहिए, तथ्यों के साथ पढ़ना चाहिए। आज के युग में खुद इतिहास लिख करके दूसरों को पढ़ाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, बल्कि तथ्यों में इतिहास कैसे बनता है। इतिहास किसी भी भूगोल क्षेत्र और क्रोनोलॉजी, वर्षों की क्रोनोलॉजी, दोनों को स्थापित करके फिर इतिहास लिखा जाता है। इतिहास में जो सबसे प्रामाणिक तत्व माने जाते हैं वो शिलालेख और ताम्रपत्र माने जाते हैं। जो पुरानी पुस्तकें हैं वो मानी जाती हैं। जो दूसरे राजा थे, उनके जो लेखक थे, आज बाबरनामा हम पढ़ते हैं, आज अकबरनामा हम पढ़ते हैं, खुसरो की किताब पढ़ते हैं, ये कोई राजपूतों के लेखक थे? ये मुगलों के लेखक थे, आक्रांताओं के लेखक थे। इन्होंने खुद ने लिखा है हमने किससे लड़ाई लड़ी है। इन्होंने खुद ने लिखा है कि कौन कितनी संख्या के साथ हमारे सामने लड़ रहा था। इन्होंने लिखा है कि किसको वीरगति प्राप्त हुई और किसने हमको हराया। तो वो कह रहे राजपूतों ने लिखवा लिया इतिहास। ये जो इतिहास की प्रामाणिकता है, ये राजपूतों की किताबों से नहीं है, ये आक्रांताओं की पुस्तकों से मेल खा करके ज्योग्राफी और क्रोनोलॉजी दोनों को एस्टेब्लिश करके लिखी हुई चीज है। आपको तो पनोरमा भी देखना चाहिए। मैं भी वीडियो देख रही थी कि अक्षय आड़ा जी को पनोरमा देखना चाहिए। मुझे बताइए क्या है ये? पनोरमा उनके बोलने के बाद मैं देख आया। अच्छा, देखा है मतलब आप? बिल्कुल देख आया। चलिए, और बताइए। किसी चुनावी वर्ष में किसी मीणा समाज के ऐसे ही महत्वाकांक्षी लोगों ने अपने लिए एक जमीन मांगी, ये कहते हुए कि मीणा समाज में बूंदा मीणा की बड़ी मान्यता है और उनका नाम का पैनोरमा होना चाहिए। कोई भी जाति, कोई भी समाज अपने किसी भी मान्यता प्राप्त पुरुष, देवगण, या जिनमें उनका विश्वास है, वो कहते हैं मीन से हमारी उत्पत्ति है, जिसमें भी उनका विश्वास है वो पैनोरमा बनवाएं, करें, जो उनकी इच्छा हो करें। कोई अपने घर में किसी की पूजा करना चाहता है, कीजिए, भारत एक लोकतंत्र है। लेकिन ये पैनोरमा की जो कहानी है वो इस तरह से है कि चुनावी वर्ष में किसी ने इच्छा जाहिर की कि हमको जमीन दी जाए और बूंदा मीणा का पैनोरमा बनाया जाए। चुनावी वर्ष में हाँ कर दी गई, सरकार बदल गई। 5 साल इनके राहुल गांधी वाली सरकार रही यहाँ पे।
वो 5 साल में अपना पैनोरमा पूरा नहीं करवा पाए। क्यों नहीं करवा पाए? क्योंकि तथ्य नहीं मिल रहे। हम्म, आप भी, आपका तो नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपके मीडिया कर्मी वहां भी होंगे बूंदी में, आप उनको भेजिए, स्थान मैं बता देता हूँ, उनसे फोटो वीडियो करवा करके, क्योंकि मनोज मीणा तो बूंदी आ नहीं रहा, वरना उनको मैं खुद पनोरमा दिखाने ले जाता जिसकी वो बात कर रहे हैं। फोटो वीडियो भेजिए उनको कि ये रहा आपका पैनोरमा, क्या चाहते हो, किसकी मूर्ति लगी है, क्या लिखा है, वो भी हमको बता दें। किसी गांव में बैठे अनभिज्ञ व्यक्ति के मस्तिष्क में विष भरने से, समाजों में बंटवारा करने से देश तरक्की नहीं करेगा। इतिहास सीख लेने के लिए है, राजनीति करनी है तो आज के काल के समय के हिसाब से भविष्य कैसे उज्जवल हो लोगों का, इस विषय पे बात करके अपनी राजनीति के मुद्दे चुनने चाहिए। इतिहास को झूठ की मारा पिरो करके, लोगों के मन में विष भर के, जनसमूह बना करके, सिर्फ अपनी एक चुनावी सीट के ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट करने से कोई लाभ नहीं होगा। लंबी दूरी में आपको नुकसान ही होगा। सवाल पे तो मैं वापस आऊंगी, आखिरी सवाल यही पूछूंगी आपसे। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि महाराणा प्रताप भी आदिवासी हुए, कोई बात नहीं, हमने मान लिया। नहीं, क्यों मान लिया आपने? एक मैं सवाल पूछ रही हूँ, जी, एक सेकंड रुकिए। जी। कि उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान भी आदिवासी हो गए, चलो ये भी मान लिया। उसके बाद नहीं, वो मैंने नहीं माना। हम मान नहीं रहे। मैं एक बात पूछ रही हूँ जनरली जी, आपसे कि जी, ये जी, लोग लोग ऐसे सोचते हैं, चलिए ठीक है। जी। फिर आप कह रहे हैं कि आमेर में भी मीणाओं का राज था, फिर आपने हसन खां मेवाती को भी मीणा बना दिया। तो कहने का अर्थ है मतलब कि इस युग में जब से राजपूताना था, जी, राजपूताना ही था असल में, जी, जी। राजपूताना में क्या सिर्फ मीणा ही थे? तो जब मीणा ही थे युगों युगों से, तो फिर उसका नाम राजपूताना क्यों पड़ा? क्यों मीणा नाम से क्यों नहीं पड़ा? ये मेरा सवाल है। देखिए, फिर वही बात है कि इतिहास तथ्यों के आधार पे स्थापित है। हम्म, ये तो जो वो कह रहे हैं, इसमें मैं आपके प्रश्न में एक और बात रखना चाहूंगा। हम्म, वर्ष 1300 के आसपास उनका मानना है कि मीणाओं का साम्राज्य था बूंदी में। देवराज हाड़ा जी ने उसी कालखंड के अंदर वहां पे जैता मीणा को हराया और अपना हम्म, स्थापना किया हाड़ा राजवंश का। जी, कौन सा मीणा समुदाय वहां पे आसपास स्थापित था जिसने वो राज वापस लेने की चेष्टा नहीं की? और क्यों नहीं की? हम्म, अगर आमेर में वो एक बार हार गए, ऐसा क्या कारण है कि एक बार ही सब जगह हार गए और उसके बाद दूसरा राजवंश आ गया और वो स्थापित होते ही चले गए? हम्म, तलवार के जोर पे 1500 तक लड़ाइयां लड़ी गई हैं। 1527 खानवा के युद्ध में तोपें पहली बार इस्तेमाल हुई है। उसके बाद से संघर्ष काल राजपूताना में आया और उनको तोपों के कारखाने स्थापित करने में, तोपचियों को भर्ती करने में समय लगा। हम्म, जो ये आजकल कहते हैं कि एक कोई मुसलमान थे, वो फला उनके सिपा सालार थे, कईयों के सिपा सालार थे। तो वो सिपा सालार इसलिए लिए जाते थे क्योंकि ये तोपों का काल आ चुका था। हम्म, कालखंड में तोप बड़ा हथियार हो गई थी, और तोपों की बारूद की जो बारीकियां थी हम्म, वो लोग समझते थे। इसलिए उनको सेना में शामिल किया जाता था, इसलिए उनको सिपह सलार बनाया जाता था। पर ये 200-250 वर्ष का जो कालखंड है, उसमें कौन से मीणा समाज के या मीणा साम्राज्य अगर था, तो क्यों उन्होंने गठजोड़ करके जहां पे वो हारे वो वहां पे शासन वापस स्थापित करने का प्रयास क्यों नहीं किया? हम्म, क्यों उन्होंने पटेल बनना स्वीकार किया? क्यों उन्होंने घरानों में जाकर के अपने पहरेदारी के व्यवस्था को स्थापित किया? कौन से गढ़ थे
जिनकी वो पहरेदारी करते थे और जिनके गढ़ के किले बाहर पहरेदारी करते हुए खुल गए। इन सब बातों के ऊपर अगर बात आएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। क्या राजपूत समाज मतलब एक सॉफ्ट टारगेट है हर किसी के लिए? मैं अक्षय जी काफी सारे नेताओं को देखती हूँ कि जब कुछ नहीं मिलता बोलने के लिए या बयानबाजी के लिए कुछ नहीं रहता, या फिर ये होता है ना कि भाई मुझे कोई देखे, मुझे कोई सुने, तो क्या वाकई में राजपूत एक सॉफ्ट टारगेट होता है कि बस उनकी कोई बात पकड़ लो या उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दो, उनके लिए कुछ उल्टा सीधा बोलो तो हम राजनीति में चमक जाएंगे या लोग हमें जानने लग जाएंगे? ये क्या ये रियलिटी है? देखिए, जहां पे भी कुछ है, जिसके पास भी कुछ है, छीनने की चेष्टा उसी से की जाती है। हम्म। जिसके पास कुछ नहीं होता, वो छीनने का प्रयास करता है। ये सब जगह का सत्य है। अगर किसी के पास कुछ है नहीं, तो दूसरे उससे छीनने क्या जाएंगे, बताएं। और दूसरी बात, आज का जो लोकतंत्र है वो भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है। जिस क्षेत्र में जो लोग अपने आप को अधिक संख्या में, अधिक वोटों में गिनते हैं, वो उस क्षेत्र के कम संख्या बल की जातियों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे हमारा एमएलए बन जाएगा, यहाँ पे हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। हमारा एमएलए बन गया, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, आरक्षण से हमारे लोग तो खैर कुर्सी पे बिराज ही रहे हैं, तो बाकी सबको भेड़ बकरी की तरह हाँक सकेंगे। लेकिन असमानता का जो काया होती है, जो असमानता की काया होती है, वो लंबी नहीं चलती। लोग अपने आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जो शोषित हैं, जो गरीब हैं, वो अपने आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और शोषण करने वालों के ऊपर हावी होते हैं। ये हर काल में हुआ है, पहले भी हुआ है, आगे भी होता रहे। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र बनाने की गलती ना करें। गरीबी एक दरिद्रता है जो सभी समाजों में, सभी जातियों में बसी हुई है। राहुल गांधी की दादी जी के समय से गरीबी हटाओ का आंदोलन, गरीबी हटाओ का नारा चला आ रहा है। राहुल गांधी इनके आदर्श हैं। अगर इनके आदर्श हैं तो सच में, तो ये उनकी दादी जी के बताए नारे गरीबी हटाओ पे काम करें और सभी जातियों, सभी समाजों से, सभी वर्गों से गरीबी को हटाने का काम करें, ना कि मनुष्य की नाम को छोड़ करके उनके उपनाम, उनके सरनेम को देख करके उसके साथ न्याय या अन्याय की बात सोचें। चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षय जी। बहुत सारी बातें क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी थी स्पेशल कि जो मुझे कंटिन्यूअस डीएम कर रहे थे इंस्टाग्राम फेसबुक पर, कि इन सभी सवालों के जवाब जो है मैं आप लोगों को दिलवाऊं क्या वाकई में बूंदी का नाम जो है बूंदा मीणा पे पड़ा था। अक्षय जी ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, किसका नाम किस पे पड़ा था, कौन किस ईस्वी में आया था, कौन राजा रहे थे, सारी चीजें जो है तथ्यों के साथ उन्होंने आपके सामने क्लियर कर दी हैं। अब खैर मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगी, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि किसी समाज समुदाय को टारगेट करके अगर हीरो बना जाता है तो बिल्कुल ऐसे हीरो नहीं बना जाता है। हीरो तभी बना जाता है जब इंसान धरातल पे कोई काम करता है, धरातल पर लोगों से जुड़कर कुछ कर गुजरने की जो जिसमें चाह रहती है वही कुछ कर सकता है। खैर रीलबाजी का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, क्यों अक्षय जी, सोशल जमाना है, तो चलिए सोशल को सोशल ही रहने देते हैं। और आप भी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ जो है जुड़े रहिएगा हमारा समाचार के साथ।